फिर 14 शबान पे आता हूँ मैं ये आप गौर कर रहे हैं कि बड़ी पीटीआई बड़ी खुश हो रही है और मैं समझता हूँ ये थोड़ी चीज़ उनकी स्ट्रेटजी भी है और बड़ी काम जा रही है कि पीडीएम का इतना बड़ा हवा बना हुआ था, रैलियाँ चल रही थी और वो अपने फिनाली की तरफ जा रहे थे और जो है क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में धरना देना है। तो ये जब से ब्रॉडशीट आया है तो वो ये आपने गौर किया होगा 4 दिन से जो है ना प्राइम टाइम पे ब्रॉडशीट हमारे समेत क्या करें, स्टोरी बहुत बढ़िया, स्टोरी बहुत बढ़िया है। तो पीटीआई वाले बड़े खुश हैं इस चीज़ में कि शायद आज भी फॉर एग्जांपल फजल रहमान साहब का जलसा है, पर मेरा ख्याल है कि हार्डली कोई उस टीवी दिखा रहा था या कोई प्रोग्राम होगा, क्योंकि ब्रॉडशीट बीच में से आ गई इतना बड़ा कि उसने पूरी जो है पाकिस्तान का जो सिविल स्ट्रक्चर, जुडिशल स्ट्रक्चर और नैब सबको हिला के रख दिया है। नैब खास तौर पे किटारे में इसलिए है कि नैब ने इस वक्त पूरे माशरे को जकड़ा हुआ है और जब से ख़ास तौर पे जावेद इकबाल साहब आए हैं ये उनका क्रेडिट ज़रूर है कि कमर ज़मान चौधरी जब तक थे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, याद ही नहीं थी, बल्कि इतना अच्छा वो इंटरेस्ट लोगों के वॉच कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जब उनको कह रही थी पनामा के अंदर कि खुदा के लिए यार इसके आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो दूसरा क्या नाम था जी वो शहबाज शरीफ वाला केस जो था जिसके अंदर फायजी साहब ने हुदैबिया पे सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली उनसे तरला कर रही थी कि कमर ज़मान चौधरी साहब आप इस पर हम नहीं आना चाहते, ये आपका केस है, इसको खोल लें। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खोलना, बाकायदा उन्होंने वो कहा। तो नैब जो है अब तो नैब जो क्योंकि बहुत एक्टिव है, ओवरली एक्टिव है, बल्कि इतनी एक्टिव है कि उसके ऊपर हमें भी कई दफ़ा शिकायत रहती है। तो इस केस ने जो है एक दफ़ा नैब को कटहरे में डाला है, जिससे नैब का मैं समझता हूँ वो जो सारा आर्ग्यूमेंट अपोजिशन का आ रहा है कि केसेस तो अपनी जगह है, केसेस वो बहुत बड़े हैं सारे, ओमनी का केस भी बहुत बड़ा है, एवन फील्ड का भी बड़ा है, मगर एक आर्ग्यूमेंट उनको मिल जाता है जो वो मांडवी वाला ने एक झंडा उठाया हुआ है ना कि ये नैब का सत्यानाश करो। तो ये नैब इस वक्त कटहरे में आ गई है, वो इस वजह से आ गई है कि नैब के ऊपर सवाल बहुत गहरे आ गए हैं। अब देखिए उसके तमाम ही कैरेक्टर जो ब्रॉडशीट के हवाले से आए हैं वो सारे ही शेडी कैरेक्टर्स हैं। हमने उसके ऊपर आप देखें जो तारिक फवाद मलिक साहब का वो दे दिया कि वो किस किस्म का एक फ्रॉडस्टर था, यहाँ से भी पैसे लौ के दौड़ गया, फिर पैसे खा गया, वो भी शेडी। उसके बाद मूसवी साहब वो मैक्सिको में उन पर डेफेमेशन केस हुए हुए हैं, ईरान से दौड़े हुए हैं, बैंक करप्ट लंदन में हुए हुए हैं, सारे ही सवाल उस पर हैं, वो भी बड़े शेडी हैं। वो एक जेरी जेम्स टाइप वो एक साहब थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली, उन्होंने खुदकुशी करके छलांग मार के नीचे कर लिया। वो एक मैं देख रहा हूँ रॉबर्ट रुडलो ने जिनके नाम पे स्टॉक नहीं नाम है उनका, वो जो कंपनी रजिस्टर कराई हुई है उन्होंने उनका लाइसेंस वकालत का अमेरिका में कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं उसके बाद पाकिस्तान में आ जाएं कि हम 2 दिन से शोर मचा रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब मजाल है कि वो वरना 1 मिनट में उनके मतलब 2 जुमले कह दे तो वो फ़ोन कर देते थे कि सही बरादा ख्याल कराया करो, तो वो अब बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपने इतने पैसे ब्रॉडशीट को एज अटॉर्नी जनरल दिलवाए और फिर आप उनके वकील बन गए, कोई अखलाकी कोई कानूनी तकाजा इस पे है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की हद आती है? अच्छे मुल्कों में, मुनासिब मुल्कों में वकील के लाइसेंस सिर्फ कैंसिल नहीं होते, इनके ऊपर मेरा ख्याल है बहुत बड़ा वो, फिर मैं इनके सामने डरता हूँ क्लास साहब के सामने, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कह के कि मफादात का जो तजाद है इतना बड़ा है। अब एक और नाम भी फॉर एग्जाम्पल आया हुआ है कि फारूक आदम साहब का प्रोसिक्यूटर जनरल थे, वो नैब के बड़े धांसू किस्म के, अपने ज़माने में एक सैफुर रहमान जलाल आज़म माने गए हैं एहतसाब के। उसके बाद फारूक आदम साहब भी जब प्रोसिक्यूटर जनरल थे बड़ा उनका भी डर था, पूरे पाकिस्तान की जो करप्ट शराफिया थी उनकी टांगें कांपती थी। अब उनका पता चलता है कि ब्रॉडशीट के अंदर जो है वो भी पहले जो थे ज़ाहिर नैब के प्रोसिक्यूटर थे और ब्रॉडशीट से वो कर रहे थे, बाद में वो कंसल्टेंट बन गए ब्रॉडशीट के। सो ब्रॉडशीट ने नैब के अंदर एक दफ्तर लिया हुआ था जो उनको मुफ्त मिला हुआ था, वहीं इस तरह के तमाम शेडी कैरेक्टर बाहर से भी वो शामिल थे पैसे दिलवाने में, इनको घर से भी शामिल थे, गवर्नमेंट के अंदर भी जो लोग डील कर रहे थे वो थे। तो खुश तो पीटीआई बड़ी हो रही है कि ये ध्यान जो है ना पीडीएम से हट के इस पे ब्रॉडशीट पे आया हुआ है। पर मैं लास्टली ये कह दूं इतना खुश नहीं होना चाहिए पीटीआई को
क्योंकि ये पीटीआई का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। इन्होंने जो एक कमेटी बनाई है और टीआरस बनाए हैं ना, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने पनामा के अंदर मिठाइयाँ बांटनी थी ना, ये भी जल्दी में मिठाइयाँ ना बांटें, क्योंकि इनका बड़ा कड़ा इम्तिहान आ गया है कि जनाब इनके दौर में जो 2.5 साल में हुआ, जिस तरीके से पैरवी हुई, और बहरहाल पैसे इनके दौर में दिए गए हैं और जिस तरीके से दिए गए हैं उस पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो क्वेश्चन इनका जो सबसे बड़ा इनका इम्तिहान ये आ गया है कि इसमें बहुत सारे सर्विंग एक दो ही हैं, मगर रिटायर्ड जर्नैल बड़े आ जाते हैं। ये क्लास साहब ये अगले हफ्ते इसकी तफसील बताएंगे कि जो मतलब है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की ईमानदारी का जो है कायदे आज़म के बाद बताया जाता था, जनरल अमजद साहब थे, उनको कहा जाता था कि वो सबसे ईमानदार आदमी थे। अब सबसे ज़्यादा उनके ऊपर सवाल आ गए हैं कि भाई साहब ये डील तो आपने की थी, ये अमजद साहब आ जाए ना, तो अमजद साहब की भी इंक्वायरी होनी है, खालिद मकबूल साहब की भी, जनरल साहब की होनी है, जनरल हफीज़ साहब की भी होनी है, फसी बुखारी साहब जो है उन्होंने अपनी बेटी जो है ना मलिक रियाज के दफ्तर में भी कराई हुई थी और उनके खिलाफ मुकदमात भी करते थे, उनकी भी है। किसी तरीके से मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कमर जमान चौधरी साहब भी, आप देखिएगा उनके दौर में भी ये 2016 में ये जाते रहे ना, ये सारी जब डीलिंग वीलिंग हो रही थी, उनका भी रोल निकल आएगा। तो इतने सारे जो वर्दी वाले लोग हैं और रिटायर्ड एंड सर्विंग, तो पीटीआई का ये बड़ा इम्तिहान आ जाएगा कि ये पीटीआई टीओआर जो बनाए हुए हैं इतने बड़े कि वो टीओआर के अंदर कोई इतना ज़्यादा, ये सही कहते हैं क्लास साहब ने कल कि उनसे रिलेटेड नहीं है, मगर ये गले पड़ जाएगा। ये फिलहाल इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मिठाइयाँ ज़रा कम खाएं कि ये पीडीएम पे ध्यान चला गया, ब्रॉडशीट ने आपको रेस्क्यू कर लिया है। ये आप देखिएगा ये एक दलदल है, इसके अंदर बड़े बड़े लोग अभी फंसेंगे। दिस इज़ नॉट गोइंग अवे। साहब क्या पीटीआई भी इस केस में फंसने वाली है? पीटीआई जैसे मैंने कहा था कि फंसेगी जब अगले आएंगे, इनके दौर में तो नहीं फंसते। जो 2-4 सवाल थे वो नहीं होता। नवाज शरीफ साहब ने कौन सा अपने साफ किया था, बेनजीर भुट्टो या उन्होंने अपना कौन सा कर लिया था। जनाब मुशर्रफ के दौर में जो तबाही मची थी वो हम देख रहे हैं। मतलब आफ्ताब शेरपो जैसा बंदा, इतनी करप्ट बंदा जिसपे नैब ने $35 लाख जिसके जहाँ लोकेट किए उसमें जर्सी में बैंक में अमेरिका में, उसको उस बंदे ने आके इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया था और हमें बताया जाता है जनाब मुशर्रफ से ज्यादा किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की। वो आपके सामने है और शेरपो साहब आजकल तकरीरें फरमा रहे होते हैं, भाग गए थे पाकिस्तान से। सो वो नहीं है, इनका एहतसाब होगा कोई और करेगा। वही अर्शेर को ये कौसजी वाला बड़ा गोल्डन रूल है कि आप इनका वन साइड एहतसाब इनका होने दें, इनका एकतरफा हिसाब आप करें, अगले वालों का अगले करेंगे। इमरान खान साहब और उनके वजीर जो उनके वजीर हैं, यार दोस्त, एटीएम, पार्टी शार्टी, उनका कोई और करेगा और होगा। अगर 20 साल बाद जनरल यहाँ पे अमजद साहब कटहरे में आ गए हैं, ये जन हफीज साहब के भी एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन आना शुरू हो गए हैं, या आपके अब खालिद मकबूल साहब की बहुत सारी चीजें अभी मैं आपके सामने अगले हफ्ते लाऊंगा, मैं उसमें आना शुरू होगा 20-20 साल बाद। और ये जो आपको याद पनामा का जो स्कैंडल आया था इनके शरीफों का, ये भी 20 साल बाद आया था, 20-25 साल बाद आया था। सो 20 साल की टाइम लिमिट है यहाँ पे। सो आप ये इमरान खान साहब 20 साल थोड़ा सा वो अब कह लें मशकूक सा होता जा रहा है, मशकूक होता जा रहा है। और आज के दौर में डिजिटल एज में मुश्किल हो जाए, 20 नहीं हो सकते, 2 सालों में इनकी चीजें मजीद सामने अभी आ भी रही हैं। अपनी इंक्वायरी खुद करवाते हैं, स्कैंडल करते हैं, फैसले करते हैं, माल पानी बनाते हैं यार दोस्त, और खुद अपनी इंक्वायरी करके बंदों का नाम देकर नारे मारते, देखा सी फड़ ले, और फड़ने के बाद वो सारे वजीर भी बैठे होते, किसी एक को भी टच नहीं करते, लेकिन देखा हमने इंक्वायरी करवा ली। वो खैर खान साहब ने कंपनी का हिसाब कोई और करेगा, अपने दौर में किसी का नहीं हो सकता। इनमें फरूक आदम की बात की, जो प्रोसिक्यूटर जनरल, अभी नैब के हम कोई आपको 3-4 नाम दिखाएंगे। इट्स ए शेम, ये कलेक्टिव शेम है कि हमारा कोई करैक्टर नहीं है, डिग्निटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, इसलिए दुनिया भर में हमारे खिलाफ फैसले आते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। इंटरनेशनल लेवल पे क्यों हमने सारे केस हमने हारे हैं? लोग समझते हैं चीटर हैं, ये फ्रॉडस्टर हैं, ये ईमानदार लोग नहीं। मसला हमारी वहां पे आपको याद हो क्रिकेट टीम के लड़के पकड़े गए थे लॉर्ड्स में, जो 4 थे। अच्छा, पाकिस्तानी उस पर डट गए, देखें जी साजिश हो रही है, बला बला। इसके इंपैक्ट इंप्लीकेशंस क्या होती है? ट्रिकल डाउन होती है कि लोगों के जहनों में, अदालतों में भी बैठ जाता है ये कौम जो है ना, इनके खिलाड़ी भी चीटर हैं, फ्रॉडस्टर हैं, ये भी चीटर होंगे। लिहाजा जो भी हमारा आर्गुमेंट जाता है, हम कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वहां पे अदालतें उठा के बैर मानते। रीजन वो कहते हैं कि खिलाड़ी अगर वहां पे बिक सकते हैं एक नो बॉल फेंकने पे, ये मैच थ्रो कर सकते हैं मतलब चंद हज़ार पाउंड के लिए, इसमें तो बड़ा पैसा है। ये इंप्रेशन जो हमारे बारे में बन गया है दुनिया में कि ये ऑनेस्ट लोग नहीं है, इनकी ऑनेस्ट डीलिंग नहीं है, ये अपनी फिक्र ही नहीं करते, मार धार करते। जो हमारे वहाँ पे आप देख लो, कुत्तों से हमारे वहाँ तलाशियां ली जाती हैं एयरपोर्ट्स पे, ये देखी हुई हमने, मैं खुद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक की ली जाती है। रीजन
हम इन चीज़ों की केयर नहीं करते कि हमारा दुनिया में एहतराम क्यों नहीं हो रहा, पासपोर्ट की जो कहते हैं इज्जत क्यों नहीं रही, इसलिए नहीं रही कि हमारे छोटे छोटे एक्ट हमें लगते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और उनका इम्पैक्ट वहाँ के मीडिया में भी जाता है, उनका इम्पैक्ट जुडिशरी में भी जाता है, जजेस में भी जाता है, वकीलों में जाता है। ये जो केस हमने ब्रॉड शीट वाला हारा है, एक इतनी सी डिबेट पे हारा है, 4.11, सिर्फ एक नुक्ते पे, मैंने सारे को उसके हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, आमिर साहब ने पढ़े, अभी भी पढ़े हैं, एक नुक्ते पे हारा है सर। और अगेन जज के जहन में ये था ये चीटर कौम है, इनके खिलाड़ी भी बिकते हैं, ये भी बिकते हैं, और इनको सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ एक नुक्ते पे। रीजन सिर्फ डिबेट थी एसेट पे कि एसेट जो है, जो बैरून मुल्क एसेट है, आपने ब्रॉड शीट को उनमें हिस्सा देना है या पाकिस्तान के अंदर जो एसेट आप लेंगे, आप उसको रिकवरीज करेंगे, उनमें देंगे। इस पे उसने बाकायदा लिखा है जी, मैंने बड़े घंटे लगाए हैं, ये उसकी जजमेंट में लिखा है, मैंने घंटे इस पे फोकस किया है कि ये जो है एसेट जो थे, ये पाकिस्तान वालों की बात हो रही है या ये बहर वालों की बात हो रही है। फिर उसने फैसला किया नहीं, ब्रॉड शीट ठीक कह रही है, ये 10 अरब रुपया हमें उस पर ठोका है, हमारी रेपुटेशन की वजह से उनको ठोका है। वो आखिर पे इस नतीजे पर पहुंचे, नहीं यार ये लोग ईमानदार नहीं है, नहीं यार ये चीटर, ये या कि उसमें क्रिकेट में भी चीटिंग करते हैं, या कि एयरपोर्ट्स पे भी करते हैं, बैरून मुल्क फ्रॉड्स भी होते हैं वहाँ पे, आपको पता है ये सारे जितने भी हमारे डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, बैंकों के फ्रॉड हो रहे हैं, आपके यहाँ क्रेडिट कार्ड्स हो रहे हैं, मतलब बेपनाह चीज़ें सामने रिपोर्ट आती हैं। इनका अल्टीमेट इंपैक्ट पूरे मुल्क पे आता है, पूरी रियासत पे आता है। जब इस तरह के फैसले लेके जाते हैं ना, उठा के मुंह में मारते हैं, छोटी सी बात पे किया ना, वो कह सकते था नहीं जनाब आपने जब पैसे रिकवर ही नहीं किए, ये जब एसेट्स आपने दिए नहीं है, रिकवरी नहीं है, तो किस चीज का आपको जुर्माना दें? अगर वो हमें अच्छा समझता हो तो सिर्फ इतनी सी बात उसने पकड़ा उसने, और हमें उसने 10 अरब ठोक दिए। उसकी वजह कौन लोग हैं? मैं अब आपको 4 नाम गिनवाता हूँ। एक नाम इन्होंने फरूक आदम साहब का, ये प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और आपको याद है इन्होंने क्या कहा था सदीक उल फरूक के बारे में, जो इसके पीएम नवाज के थे, उनको जनाब इन्होंने जेल में डाला, पकड़ा। वो मेरा HSBC के कोई वो थे, कोई उसके चेयरमैन वगैरह थे नवाज शरीफ दौर में, सेकंड में उनकी पिटीशन डालेगी सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर मतलब 6 माह बाद, जब जना मुशर्रफ का मार्शल के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जी फरूक आदम साहब वो किधर हैं? ये सदीक उल फरूक साहब को आप उठा के ले गए थे। कहते वी फॉरगॉट, हमें तो भूल गया, वी डम्प्ड हिम। डंप, आपको याद है कि लफ्ज यूज किए थे, हमने उसको डंप कर दिया। जैसे इंसान नहीं है, कोई सोने का तो नहीं, मतलब कोई एक थोड़ा सा है, उठा के आपने डंप कर दिया। ये फरूक आदम साहब फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमने डंप कर दिया, हमें नहीं पता कहाँ, मैं चेक करूंगा, भूल गए थे डाल के जेल में। ये फरूक आदम साहब, इनका 2003 में कंट्रैक्ट सर रिन्यू नहीं किया, 2003 अक्टूबर मेरा ख्याल है, जब ये इस ब्रॉड शीट वाला हो रहा था, उस वक्त आ चुके थे मुनीर रफ़ी साहब, आ चुके थे, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं वहाँ से मैं बता रहा हूँ। इन्होंने जनाब उनको निकाला वहाँ से कि आप जाएँ, आपकी छुट्टी, इनको मेरे ख्याल 3 साल के बाद। इन्होंने नेक्स्ट डे, इन्हीं आदम साहब ने, ये हमारा करेक्टर देखे ना, इन्होंने जनाब ब्रॉड शीट की नौकरी कर ली थी, इसी ब्रॉड शीट की जो आज 10 अरब पहले, और जो कंट्रैक्ट बनाया था जिसमें डाली गई थी क्लासेस कि एसेट्स रिकवरी पाकिस्तान में भी होगी, हम उसमें समय लेंगे, जिनका ताल्लुक नहीं था। ये कंट्रैक्ट फरूक आदम साहब ने ही बनाया था, ड्राफ्टिंग उसमें शामिल थे, उन्होंने ही की थी सारी। जो फरूक आदम ने उस वक्त उनको वो आके बेनिफिट दिया था, उसमें कल जून 2000 में जो कंट्रैक्ट बनाया, जिसकी वजह से वो जीते हैं कि एसेट पाकिस्तान वाले भी हम लेंगे, वो फरूक आदम साहब ने बनाया था। जो ही वो नौकरी नैब से निकले, दूसरे दिन जाके वो इसके कंसल्टेंट लग गए थे, इसी के ब्रॉड शीट को, इनको पैसे दे रहे थे। ये करेक्टर देखें, जो आपके साथ, जिनके साथ डील्स कर रहे थे, जिनके साथ डिस्प्यूट आपके चल रहे थे, ये बैठ के उनको एडवाइस करना लग गए कि अब आपने इनसे नैब से पैसे रिकवरियां कैसे करवानी है। ही वॉज द आर्किटेक्ट, ही वॉज द मास्टरमाइंड कि आपको केसेस करने कैसे करने, ही वॉज गाइडिंग देम। ये उनके मुलाजिम थे। रात हमने आपको तलत घुमन साहब का बताया, हमारा करेक्टर देखे ना, हुसैन फैमिली के यहाँ अरबों रुपए के आप इंक्वायरीज कर रहे हैं, जो हुसैन खानदान है पाकिस्तान का, और उसको इन्वेस्टिगेशन करते करते एक दिन पता चलता है तलत घुमन साहब जो है ना जनाब, वो हुसैन फैमिली के जाके मुलाजिम लग गए जनाब। फिर कर्नल सुबह सादिक साहब का मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी यही काम किया।